सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत, एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मलपुरा, आगरा, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत की शिक्षण विधियों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रशिक्षुओं, आज हम यहाँ संस्कृत शिक्षण की विधियों के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इससे आवश्यक है कि हम शिक्षण से क्या तात्पर्य है इसको देखें। तो देखिए सभी, यहाँ शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर विद्यार्थियों में आत्मसात कराता है। देखिए, यहाँ हमने दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है, अर्थात शिक्षण एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? जहाँ किस चीज़ की आवश्यकता होती है? संप्रेषणीय कुशलता की। प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? किसी विशेष प्रयोजन से की गई श्रृंखला को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया। अर्थात शिक्षण निरर्थक प्रक्रिया नहीं है, वहाँ एक या एक से अधिक कोई ना कोई विशेष प्रयोजन हमारा होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत देखिए, शिक्षक अपने ज्ञान को संप्रेषणीय कुशलता के आधार पर, अर्थात एक और शिक्षक का ज्ञान है और एक और प्रशिक्षु है या विद्यार्थी है, तो उस ज्ञान को किस प्रकार विद्यार्थियों तक यथावत रूप में पहुंचाया जाए, यह किस पर आधारित होता है? शिक्षक की संप्रेषणीय कुशलता। संप्रेषण यानी हम बहुतायत रूप से इसका प्रयोग करते हैं शब्द का। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अर्थात एक तरफ ज्ञान है और एक और प्रशिक्षु है या विद्यार्थी है, और बीच में क्या है? शिक्षक द्वारा प्रशस्त मार्ग। तो उस मार्ग के द्वारा ही वह ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचेगा। यदि शिक्षक के द्वारा उचित प्रशस्त मार्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, या कम्युनिकेशन स्किल उस टीचर में नहीं है, या कंटेंट के अकॉर्डिंग उसने कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग नहीं किया है, तो उस स्थिति में शिक्षक का वह ज्ञान कहीं ना कहीं निरर्थक होता हुआ नजर आता है। तो ज्ञान के साथ साथ क्या है आवश्यक? उसको इम्प्लीमेंट करने की योग्यता। यह है आपकी संप्रेषणीय कुशलता। साथ ही शिक्षण बालक में विद्यमान अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। देखिए, सामान्य रूप से यदि शिक्षण शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे तात्पर्य है सीखना। तो जैसा कि देखा जाता है कि सभी बालक कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से समान होते हैं, उनकी गतिविधियां समान होती हैं, किंतु ये हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भिन्न होता है। उसके अंतर्निहित क्षमताएं दूसरे बालक से कहीं ना कहीं भिन्न होती हैं। तो शिक्षण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित भिन्न भिन्न क्षमताओं को विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग सिखाया जाता है? उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अकॉर्डिंग, उसकी मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग, उसकी जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं जिनको वो स्वयं भी नहीं जानता है। कई बार क्या होता है, कई बार इन क्षमताओं से उनके अभिभावक भी परिचित नहीं होते हैं। तो औपचारिक रूप से जब विद्यालय जाता है बालक, यहाँ उसको शिक्षण करवाया जाता है, वहाँ उन क्षमताओं से उसको परिचित करवाया जाता है और उनको विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो यह है शिक्षण, जहाँ उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि से तात्पर्य। शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? विधि अर्थात किसी भी कार्य को करने का तरीका। तो किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे वे उस निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें, वह विधि शिक्षण विधि कहलाती है। अर्थात हमने बताया है पहले भी कि जब भी शिक्षक या शिक्षिका अपनी कक्षा में जाते हैं तो कुछ न कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ वह वहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे आज हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का कि हमें आपको आज संस्कृत शिक्षण की विधियाँ पढ़ानी है, तो कुछ न कुछ हमारी
निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम किस तरीके से करें, सिर्फ यही शिक्षण विधि है कि हम जो चाहते हैं उस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त करें। अर्थात जिस ढंग या तरीके से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। जैसे व्याख्या विधि है, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन है, और बहुत सारी ग्रुप डिस्कशन है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है। इस तरीके से बहुत सारी और संस्कृत के अंतर्गत यदि देखा है तो सूत्र विधि है, व्याकरण विधि है, पाठशाला विधि है। इस तरीके से बहुत सारी विधियां होती हैं। अब विधियों का चयन किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए कुछ मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली है कि उस कंटेंट की नीड क्या है, उस विषय वस्तु की क्या आवश्यकता है। यदि आवश्यकता व्याख्या करने की है तो आप व्याख्या विधि का चयन करेंगे। इस तरीके से ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन शिक्षण विधि क्या है, विषय को उपस्थित किस प्रकार किया जाए, वो जो तरीका है, वो जो ढंग है, वही क्या है, शिक्षण विधि है। अब एक शब्द और यूज होता है यहाँ पर, शिक्षण युक्तियाँ। कई बार छात्र छात्राएं शिक्षण विधियों और शिक्षण युक्तियों में बहुत कंफ्यूजन उनको होता है। तो शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। शिक्षण युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। बच्चों, यहाँ शिक्षण युक्ति के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। यानी शिक्षण युक्तियों से अभिप्राय शिक्षक की उन शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहारिक क्रियाओं से होता है जिन्हें वह किसी विशेष शिक्षण व्यूह रचना को भली भांति प्रयोग में लाने हेतु काम में लाता है। अर्थात शिक्षण विधि किस प्रकार प्रभावी तरीके से क्रियान्वित की जाए, यह जानने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग साधारण शब्दों में यदि हम समझें तो शिक्षण युक्तियों से तात्पर्य उन क्रियाओं से है, शाब्दिक या अशाब्दिक, जो शिक्षक के द्वारा शिक्षण विधियों के दौरान की जाती हैं। यानी कोई भी विधि कितने प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो सकती है, यह जो करने का तरीका है, टैक्टिक्स, उसको हम शिक्षण युक्ति कह सकते हैं। एक ही युक्ति को हम भिन्न भिन्न विधियों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम आगमन विधि अपनाते हैं, प्रदर्शन विधि अपनाते हैं, व्याख्या विधि अपनाते हैं। अब उसके अंतर्गत मेरी टैक्टिक्स क्या है, मेरी युक्ति क्या है कि मैं अधिकाधिक छात्रों को सक्रिय करूं, अधिकाधिक विषय वस्तु छात्र छात्राओं से निकलवाऊं। तो ये मेरी क्या है, एक युक्ति हो सकती है जो कि मेरी शिक्षण विधि को प्रभावी करने में मेरी सहायता करती है। तो उस शिक्षण विधि को प्रभावी करने के लिए, प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अपनाया गया जो तरीका है वो क्या है, शिक्षण युक्ति है। तो इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियां। संस्कृत में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में प्रयुक्त शिक्षण विधियों को मुख्यतः हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राचीन विधियां, दूसरी है नवीन विधियां, तीसरी है नवीनतम उपागम या अप्रोचेस भी बोला जाता है इन्हें। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ इनका नामोल्लेख देखेंगे, अगले वीडियो के अंतर्गत हम इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है प्राचीन विधियां। प्राचीन विधियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधि नाम से ही जैसा परिचित होता है, जो कि पाठशाला के अंतर्गत प्रयोग की जाती थी प्राचीन काल में। उसके अंतर्गत पहली है मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि, पारायण विधि, वाद विवाद, जहां वाद विवाद किया जाता था, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कहानी कथन वगैरह इसमें आ जाता है। कक्षा नायक विधि, कक्षा नायक यानी एक कक्षा का एक नायक बना दिया जाए, एक मॉनिटर जिसे हम कहते हैं वो बना दिया जाए, जो कि शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षक की भूमिका निभाता था। नेक्स्ट भाषण विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि, ये है आपकी पाठशाला विधि के अंतर्गत आ जाती है। दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि। तो देखिए मुख्यतः व्याकरण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत हो या हिंदी हो, भाषाओं के अंतर्गत बिना व्याकरण के कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता। व्याकरण को किसी भी भाषा का प्राण तत्व कहा जा सकता है। नेक्स्ट है नवीन विधियां। इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, जहाँ विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाए।
अलग अलग उसको छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाए। व्याख्या विधि, देखिए व्याख्या विधि प्राचीन विधियों में भी आती है और नवीन विधियों के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। और आज भी व्याख्या विधि एक ऐसी है जहां हम आज भी इसका प्रयोग करते हैं उच्च स्तर पर। व्याकरण विधि, हर्बर्टीय व्याकरण विधि यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे हर्बर्टीय पंचपदी, हर्बर्टीय पंचपदी आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्बर्टीय यानी हर्बर्ट एक शिक्षाविद हुए हैं, इन्होंने एक विधि दी, शिक्षण विधि दी जिसके 5 स्टेप्स हैं, 5 उसके पद हैं, तो इसलिए पंचपदी इसको कहा गया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि। इसके अतिरिक्त नवीनतम उपागम के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण उपागम जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, प्रयोजन जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, दल शिक्षण टीम टीचिंग जिसे कहा जाता है, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिक्रमितानुदेशन, संग्रंथन उपागम, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। यानी सबसे पहले निदान किया जाए किसकी समस्याओं का, बालकों की समस्याओं का निदान किया जाए और फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार इन हम जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं उनको हम इस प्रकार मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। यदि और आगे देखा जाए तो फिर इसकी और विस्तार से व्याख्या की जा सकती है कि संस्कृत में मुख्यतः 3 विधाएं होती हैं, गद्य है, पद्य है, कहानी है। मुख्यतः तो 3 है, गद्य, पद्य और चंपू, लेकिन उसको भी हम विभाजित करते हैं। तो गद्य है, पद्य है, गद्य के अंतर्गत आपका कहानी शिक्षण आ जाता है। तो कहाँ किस, यही है कि हम शिक्षण विधियों का जो चयन करते हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक करें कि कहाँ गद्य है तो हम कहाँ किस प्रकार की शिक्षण विधि को अपनाएं। तो इस प्रकार से मुख्यतः इन 3 विधियों का आज हमने नामोल्लेख से अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इनको एक एक करके विस्तार से व्याख्या इनकी करेंगे। धन्यवाद।